हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 27 है और इससे पहले हम 26 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 30 अगस्त 2022 के शिफ्ट 3 की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है 23 जून 1757 को इनमें से किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की। तो 23 जून 1757 को इनमें से किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की। तो ये की थी प्लासी के युद्ध में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सहयोगों की बीच। ठीक है, ये किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सहयोगों के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और इसके बाद ही इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है ना, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके, फिर बात करें सारगढ़ी की लड़ाई। तो सारगढ़ी की लड़ाई यह कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 सितंबर 1897 में। ठीक है, 12 सितंबर 1897 में यह लड़ाई हुई थी। और यह किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी ब्रिटिश भारतीय सेना वर्सेस अफगान कबाइलियों के बीच। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सेना वर्सेस अफगान कबाइलियों के बीच ये है सारगढ़ी की लड़ाई हुई थी। ओके, फिर बात करें बक्सर की लड़ाई। तो यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1764 में। ठीक है, 1764 में ये हुई थी किसके बीच? तो ये हुई थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो एक तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। तो यह लड़ाई बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी। ओके, फिर बात करें इम्फाल की लड़ाई, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये हुई थी और यह
मार्च से जुलाई 1944 तक चली थी। ओके, तो ये थी सारी डिटेल। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो गोदावरी यह निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से यह निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक है, फिर बात करें पेरियार नदी, तो पेरियार नदी यह केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ठीक है, केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है पेरियार नदी, और यह निकलती है तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट से प्रारंभ होती। ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट से यह प्रारंभ होती है पेरियार नदी। फिर बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अनूपपुर जिले, अमरकंटक की पहाड़ियाँ अनूपपुर जिले से ये निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी। फिर तापी नदी ये कहाँ से निकलती है? तापी नदी यह निकलती है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत, मुल्ताई, बैतुल, मध्य प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, तापी नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? तो ये है गुजराती भाषा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजराती भाषा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4A में समाविष्ट मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में समाविष्ट मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है 11। ठीक है, 11 संख्या है मौलिक कर्तव्यों की, और जो कि भारत के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में निहित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 51A में ये है निहित, वे है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? तो इनमें से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जो कि तृतीयक नहीं है? तो यह है चीनी का कारखाना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीनी का कारखाना क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कि तृतीयक नहीं है। तो ये वस्तु कौन सी? चीनी का कारखाना। ओके, नेक्स्ट है, वायवीय शोषण के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो वायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सा ऐप जारी किया गया? तो 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार ये कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भाषा संगम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा संगम ऐप इसको जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की? तो न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना किससे की है? तो ये की है सांगीतिक स्वर से। ठीक है, सांगीतिक स्वर से न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना की है। ओके, नेक्स्ट है,
कार्बन परमाणु के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो कार्बन परमाणु के एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट है, एक वन क्षेत्र जो निजी व्यक्तियों और समुदायों से संबंधित है उसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो एक वन क्षेत्र जो निजी व्यक्तियों और समुदायों से संबंधित है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उसे किया गया है अवर्गीकृत वन के रूप में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवर्गीकृत वन के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? तो कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? और ये भारत में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, तो ये किए गए हैं 29। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 29। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शानदार योगदान के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय महिला क्रिकेटर को खिलाड़ी को 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है स्मृति मंधाना को। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रक्त को सर्वदाता कहा जाता है? तो इनमें से किस रक्त को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओ को। राइट आंसर है ऑप्शन डी ओ। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में डैश और भारत में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना को निधि देने के लिए पीएम देवेन नाम की एक योजना शुरू की गई है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में किसे भारत में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना की निधि देने के लिए पीएम देव INE नाम की एक योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्याओं में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? तो इसमें पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या। नेक्स्ट है, मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित 35वें सूरज कुंड शिल्प मेले का विषय राज्य कौन सा था? तो इसमें मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित 35वें सूरज कुंड शिल्प मेले का विषय राज्य कौन सा था? तो इसका विषय राज्य था जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो इनमें से कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच की मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो यह निभाता है नगर आयुक्त। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी नगर आयुक्त। यह राज्य सरकार और नगर निगम के बीच की मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब डैश दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, तो किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा 2f दूरी पर। ठीक है ना, 2f यानी कि दुगनी दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस एजेंसी के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रावधान करता है? तो जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 इनमें से किस एजेंसी के लिए एक वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रावधान करता है? तो यह करता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एक वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रावधान करता है। ओके, नेक्स्ट है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश नहीं किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? पहला है भवन निर्माण सामग्री के रूप में, तो इसमें किया जाता है। फिर है टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने के लिए, तो इसमें भी इसका यूज़ होता है। खाना बनाने के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में NCRA TIFR के खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण को मैप करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इनमें से किस तकनीक का पहली बार उपयोग किया गया था NCRA और TIFR के खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण को मैप करने के लिए? तो ये उपयोग किया गया है विशालकाय मीटर तरंग रेडियो टेलीस्कोप। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को पानी के उपयोग से तोड़ दिया जाता है तो निर्मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को पानी के उपयोग से तोड़ दिया जाता है तो निर्मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा होती है 30.5 kg मोल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है? तो परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा कैंसर हो सकता है परावैंगनिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से। ओके, नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, जो सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला है pH में P का अर्थ जर्मन में पोटेंज है जिसका अर्थ शक्ति है। तो यह कथन तो सत्य है। फिर है pH पैमाने पर हम pH को सामान्यतः 0 से 16 तक माप सकते हैं। तो यह कथन गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध खेतड़ी खदान यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए इनमें से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 4। ठीक है, 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उन वस्तुओं की पहचान कीजिए जिनकी कीमत में गिरावट के कारण मांग कम हो जाती है। तो इनमें से कौन सी वस्तु है जिनकी कीमती गिरावट के कारण उनकी मांग कम हो जाती है? तो ये है निम्न स्तरीय वस्तुएं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में गिरावट के कारण मांग कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश है तब तक एक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु को अधिक पसंद करेगा। तो जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश है तब तक एक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु को अधिक पसंद करेगा। तो ये होगा धनात्मक। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, धनात्मक। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक एक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु को अधिक पसंद करेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई थी आयात प्रतिस्थापन। राइट आंसर ऑप्शन डी, आयात प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के सबसे बाहरी डैश कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोष में एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन के सबसे बाहरी एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स खिताब जीता? तो किसने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 में 8वीं बार एशियाई बिल्डर खिताब जीता? तो यह जीता है पंकज अडवाणी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो इनमें विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? तो ये है FeSuSO4 एरो FeSO4 प्लस CuS। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला है, सभी तत्वों के समस्थानिकों में मेंडलीव के आवधिक कानून के लिए एक चुनौती पेश की। तो ये तो सही है। फिर है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। तो यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। कथन एक, सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीव के आवधिक कानून के लिए एक चुनौती पेश की थी। दूसरा है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो ये दोनों कथन ही सत्य है। नेक्स्ट है, विद्युत जनरेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडल की संबंधित भुजाओं में धारा अपनी दिशा उलट देती है। फिर है, कुंडल में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करके पाई जा सकती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है ना। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडल की संबंधित भुजाओं में धारा अपनी दिशा उलट देती है। और दूसरा है, कुंडल में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करके पाई जा सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और बी दोनों। ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।